अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुकारा के आसमान के ऊपर फर्स्ट ऑफिसर अंजू अपने फाइनल फ्लाइट में थी कि इस फ्लाइट के बाद अंजू फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन हो जाएगी। वो लैंडिंग से 5 मिनट दूरी पर थी। इसके साथ कॉकपिट में उनका इंस्ट्रक्टर था जो अंजू की परफॉर्मेंस को चेक और गाइड कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक कॉकपिट में वार्निंग की घंटी बजी। जहाज अपना पावर खो चुका था। इंजन ने अपना काम करना छोड़ दिया। जहाज अल्टीट्यूड कम करना शुरू कर देता है। वो ग्राउंड से सिर्फ 500 फीट ऊपर थे। रनवे बहुत करीब थी और लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट दूर थे। वो पावर लेवर को बढ़ा देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। इसको मजीद बढ़ा देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। सीनियर पायलट खुद कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। जहाज तेजी से नीचे गिर रहा था। पायलट को रनवे दिखाई दे रहा था लेकिन इस वक्त जहाज लेफ्ट साइड बैंक हुआ। क्या जहाज में सवार सभी लोग सेफली लैंड कर पाएंगे या ये नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड पर एक और काला धब्बा बन जाएगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है येट एयरलाइंस फ्लाइट 691 की। ये एक निहायत खूबसूरत और रोशन दिन था और ये अंजू के तिवाड़ा के लिए बहुत एक्साइटिंग दिन था क्योंकि इस दिन के आखिर में वो फर्स्ट ऑफिसर अंजू से कैप्टन अंजू बन जाएगी। अंजू के हस्बैंड कैप्टन दीपक भी एक पायलट था। वो साल 2006 में एक प्लेन क्रैश में मारा था। कैप्टन दीपक भी येट एयरलाइंस को ज्वाइन किया था। अंजू अपने हस्बैंड की ख्वाब पूरा करने के लिए इसी सेम एयरलाइंस को 2010 में ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफिसर अंजू के साथ सीनियर पायलट कैप्टन कमल केसी बहुत एक्सपीरियंस पायलट था और येट एयरलाइंस को साल 2009 में ज्वाइन किया था। कमल केसी प्रमोटेड पायलट्स की फाइनल चेक करता था, इसी वजह से वो आज इस फ्लाइट में अंजू के साथ है। आज का उड़ान काठमांडू पोखरा के दरमियान है। पोखरा नेपाल का दूसरा मशहूर शहर है और यहाँ लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। ये हिमालयन रेंज में एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है, इसी वजह से बहुत से मुल्कों के सयाह यहाँ रुख करते हैं। इन सयाहों के लिए एक नया एयरपोर्ट बनाया गया और इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह 1 जनवरी 2023 में किया गया। पोखरा काठमांडू से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। ये नया एयरपोर्ट पुराने एयरपोर्ट से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बनाया गया। नए एयरपोर्ट पर 2 रनवेज हैं, रनवे 12 और रनवे 30। काठमांडू से आने वाले प्लेन्स यूजुअली रनवे 30 पर ही लैंड करते हैं कि ये एक स्ट्रेट इन अप्रोच है। रनवे 12 पर अभी तक विजुअल अप्रोच नहीं लगा था। इस रनवे 12 पर लैंड करने के लिए प्लेन्स को पहाड़ों को क्लियर करके एक टाइट मोड़ लेना और वो भी कम अल्टीट्यूड के साथ, ये एक टफ रूट थी। बात करते हैं आज की प्लेन की। आज की फ्लाइट के लिए प्लेन था ATR 72500। ये टर्बो प्रोप था, मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के लिए बना था। ये फ्लाइट 16 साल पुराना था। इस प्लेन को सबसे पहले इंडिया के किंगफिशर एयरलाइंस के लिए उड़ा, फिर थाईलैंड के नौकेयर के लिए और साल 2019 में येट एयरलाइंस ने इसे खरीदा। प्लेन बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई इशू नहीं था। काठमांडू से पोखरा के फ्लाइट सिर्फ 26 मिनट्स लंबा होता है। सुबह के 10:33 पर प्लेन टेक ऑफ करती है काठमांडू से पोखरा के लिए। इसमें फर्स्ट ऑफिसर अंजू और कैप्टन केसी के अलावा 2 क्रू मेंबर और 68 पैसेंजर थे। पोखरा पहुंचते ही ATC ने रनवे 30 पर लैंड करने के लिए कहा। ये इस प्लेन का आज तीसरा टेक ऑफ था। इससे पहले प्लेन एक मरतबा काठमांडू से पोखरा के लिए टेक ऑफ और लैंड किया था और वो भी बिना कोई खराबी के। तीसरी बार उड़ान भरने ये जहाज फिर कभी सेफली लैंड नहीं कर पाया। अंजू कैप्टन बनने से सिर्फ 30 मिनट दूरी पर थी। कॉकपिट में दोनों पायलट उड़ान तैयारी चेक कर रहे थे। अब एक नज़र प्लेन की कॉकपिट पर डालते हैं कि ये आज के हादसे में अहम रोल अदा करती है। लेफ्ट में लेवर जो स्पीड ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक और पार्किंग ब्रेक को कंट्रोल करता है। इसके साथ पावर लीवर होता है। बिल्कुल राइट में फ्लैप स्विच होता है। पावर लीवर और फ्लैप्स लेवर के दरमियान कंडीशन लेवर होता है। कंडीशन लेवर का काम इन 2 बड़े बड़े पंख के जहाज के विंग्स पर लगे हुए हैं, इनको ऑन ऑफ करना। जब कंडीशन लेवर आगे पुश होता है तो ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और इसकी पोजीशन बैकवर्ड किया जाता है तो प्रोपेलर फेदर बन जाते हैं, मतलब ये मोमेंटम पैदा नहीं करते और प्लेन आगे नहीं जाता। अब कहानी की तरफ वापस आते हैं।
ट्रिब्यून इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू और जहाज़ पोखरा के लिए रेडी थे। उड़ान भरने के बाद हिमालय के बुलंदोबाला खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे देखने के बाद पोखरा के एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मील दूरी पर पायलट पोखरा ATC के साथ कांटेक्ट करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इनको स्टार्टिंग अप्रोच रनवे 30 के लिए क्लियर करता है, वही सेम अप्रोच जो उस दिन इससे पहले किया था। चूंकि ये फ्लाइट अंजू की फेमिलराइजेशन फ्लाइट भी थी, इसलिए कैप्टन केसी चाहते थे कि फर्स्ट ऑफिसर अंजू रनवे 12 के साथ भी फेमिलियर हो जाए। सो कैप्टन ने ATC से रिक्वेस्ट की रनवे 12 अप्रोच के लिए और ATC ने भी परमिशन दे दी। याद रखें कि ये अप्रोच नेपाल के एविएशन अथॉरिटी ने कभी भी अप्रूव नहीं किया था और ये क्रू भी इस अप्रोच के लिए पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थी। बहरहाल प्लेन हिमालयस के पहाड़ों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस पहाड़ी रीजन को क्रॉस करके सुबह 10:51 पर प्लेन नीचे आना शुरू कर दिया। जहाज अब 6500 फीट ऊपर उड़ रहा था। उस वक्त ये जहाज एयरपोर्ट से 5 मील दूरी पर था। फर्स्ट ऑफिसर अंजू ने पावर लेवर को कम कर दिया। जब प्लेन की स्पीड 180 नॉट्स हुई, फर्स्ट ऑफिसर अंजू ने फ्लैप्स 15 के लिए कहा। फ्लैप्स 15। कैप्टन ने फ्लैप्स को 15 डिग्री कर दिया। 170 नॉट्स पर कैप्टन ने लैंडिंग गियर डाउन कर दिए। मौसम बिल्कुल साफ था और ATC आसानी से इस प्लेन को देख रहे थे। 10:56 पर कैप्टन ने ऑटो पायलट को डिसेबल कर दिया जब प्लेन 700 फीट अल्टीट्यूड पर थे। 150 नॉट्स पर पायलट ने फ्लैप्स 30 के लिए कहा। फ्लैप्स 30। कैप्टन कमाल, जो इस वक्त 3 अलग अलग ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो पायलट की मॉनिटरिंग टास्क के साथ साथ फर्स्ट ऑफिसर को गाइड और ट्रेन भी कर रहा था। इसके अलावा वो एक बिल्कुल नए अप्रोच को भी मॉनिटर कर रहा था। उन पर बहुत ज्यादा वर्कलोड था। इस दौरान पायलट ने फ्लैप्स 30 के लिए कहा। कैप्टन ने फ्लैप्स 30 और डिसेंट कहा। फ्लैप्स 30 and descending। लेकिन बदकिस्मती से फ्लैप्स लेवर 30 की बजाय गलती से कंडीशन लेवर को फेदर्ड पोजीशन पर किया। याद रखें कि जब कंडीशन लेवर को इस पोजीशन पर लाया जाता है तो प्रोपेलर फेदर हो जाते हैं, मतलब ये फॉरवर्ड मोमेंटम को प्रोड्यूस नहीं करते। इससे हुआ ये कि अब प्रोपेलर थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। कैप्टन को रियलाइज नहीं हुआ कि उसने गलत लेवर को मूव किया है। इसके 5 सेकंड बाद कॉकपिट में मास्टर कॉशन बज जाता है। इंजन बंद हुए थे और प्लेन को पावर थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। फर्स्ट ऑफिसर अंजू पावर लेवर को 41% से 44% पुश करती है। I'm not getting enough power। फिर भी प्लेन एल्टीट्यूड लूज कर रहा था। ये ग्राउंड से सिर्फ 500 फीट ऊपर था और रनवे बहुत करीब थी। लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट दूरी पर थे। वो पावर लेवर को इंक्रीज करती है और इंक्रीज करके लेवर को मैक्स तक पुश करती है, फिर भी कुछ नहीं होता। सीनियर पायलट फौरन प्लेन का कमान ले लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन नीचे की तरफ गिर रहा था। कैप्टन गलती को जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं देख पाता। अनफॉर्चुनेटली किसी को भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि कंडीशन लेवर गलत पोजीशन पर है। अब जहाज बगैर पावर के जमीन से चंद 100 फीट दूरी पर था। 4 सेकंड बाद प्लेन स्टॉल पोजीशन पर चला गया। लेफ्ट विंग बहुत आहिस्ता से स्टॉल हुआ, पर राइट विंग अभी भी जहाज को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था। एक विंग नीचे और एक ऊपर जोर लगा रहा था। इससे हुआ ये कि रोटेटिंग फोर्स पैदा हुई, जिससे प्लेन तेजी से लेफ्ट की तरफ बैंग कर गया। इस दौरान पायलट कुछ नहीं कर पा रहे थे और 10:57 को प्लेन एक नदी के किनारे ग्राउंड हिट करके क्रैश हो गया। फर्स्ट ऑफिसर अंजू, कैप्टन कमल केसी और 2 क्रू मेंबर और 68 पैसेंजर इस हादसे में मारे जाते हैं और कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। इन पैसेंजर में 4 इंडियन टूरिस्ट भी शामिल थे जो लैंडिंग की फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और एक्सीडेंट के बाद भी वो वीडियो चालू थी। मैं इसको यहाँ प्ले नहीं कर सकता, पर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह नेपाल की एविएशन हिस्ट्री में PIA फ्लाइट जो 1992 में क्रैश हुआ था, दूसरा बड़ा हादसा था। यहाँ पर क्लिक करके आप PIA फ्लाइट की पूरी कहानी जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।